हम लोग ग्रामर में चर्चा पर चर्चा आर्टिकल पर कर रहे हैं और आर्टिकल में डेफिनेट आर्टिकल जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है आर्टिकल का, उस पर चर्चा पर चर्चा जारी है। दोस्तों हमने आपको बताया था कि अभी हम लोग कुछ स्पेसिफिक पॉइंट पे चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं और उसी पर हम लोग स्पेसिफिक पॉइंट पे ही चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। बाकी तो जो ओरली जो लर्न करने वाले पॉइंट हैं हमने बताया, रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। लेकिन जो हमारी चर्चा पर चर्चा इस समय चल रही है वो कुछ टेक्निकल पॉइंट पे, टेक्निकल इशू पर चल रही है, जिसके लिए आप कोचिंग करते हो, जिसके लिए आप ना कहीं ऑनलाइन क्लासेस लेते हो, जो थोड़ा सा लीक से हटके हो। और उस क्रम में हमने एडजेक्टिव और आर्टिकल से आपको 5 बेहतरीन रूल दिए दोस्तों, और उसी का एक रूल और बचा हुआ है, आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। ग्रामर में जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल चल रहा है और वो आप देख रहे हैं कि डेफिनेट आर्टिकल पे चर्चा पर चर्चा जारी है, और इसमें हम जो भी कुछ पढ़ रहे हैं वो हमने आर्टिकल और एडजेक्टिव से क्या रूल्स बन सकते हैं उस पर हम लोग की चर्चा पर चर्चा है। और ये आप देख रहे हैं कि इसमें एक महत्वपूर्ण रूल और जो बच रहा है, छठा रूल आप कह सकते हो, और वो ये है कि आप जो भी छठा रूल है वो ये है कि एक्चुअली जब हम आपको एडजेक्टिव पढ़ाएंगे तो वहाँ डिटेल में बताएंगे। एडजेक्टिव का ही एक पार्ट होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर दोस्तों, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और ये एक्चुअली एडजेक्टिव ऑफ नंबर दोस्तों ये 2 पार्ट में बंट जाता है। एक पार्ट इसका कहलाता है डेफिनेट और दूसरा पार्ट इसका कहलाता है इनडेफिनेट। और जो ये डेफिनेट एडजेक्टिव है दोस्तों ये क्रम से 3 पार्ट में बंट जाता है। एक है आपका कार्डिनल, दूसरा आपका है ऑर्डिनल, कार्डिनल, ऑर्डिनल, और तीसरा आपका हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव दोस्तों, जिसमें जो हमारा ऑर्डिनल या कार्डिनल है इससे हमारा दोस्तों आर्टिकल का कोई लेना देना नहीं है, मल्टीप्लिकेटिव से कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो आर्टिकल से लेना देना है दोस्तों वो ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव से है। ऑर्डिनल न्यूमरल ये चूंकि देखिए नंबर लिखा है दोस्तों, तो नंबर का मतलब होता है संख्या। कहीं ना कहीं यदि आप किसी को 1, 2, 3 या उसी को आप 1, 2, 3 इस क्रम में लिखते हैं तो वो ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव होता है। और इसी को एक क्रम दे दीजिए, क्रम दे देंगे तो 1 को आप क्या लिख सकते हो, फर्स्ट लिख सकते हो, 2 को आप क्या लिख सकते हो, सेकंड लिख सकते हो, और 3 को आप क्या लिख सकते हो, थर्ड लिख सकते हो। तो जैसे ही आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लिखा दोस्तों, इसी को हम ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं दोस्तों। और इनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग अवश्य किया जाता है। तो एक विशेष रूल पे आप पहुंच गए। कुल मिलाकर के ये हम kह सकते हैं कि किसी भी ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग अवश्य किया जाता है। दोस्तों ये तो बात रही कि कहां से रूल आ रहा है, तो इतना आपको डेप्थ में नहीं जाना है, बस आपको ये चीज जानते रहना है कि ये रूल कहां से आया। तो ये रूल कहां से आया ये हमारा बताने का उद्देश्य था, इतना लंबा चौड़ा जो हमने स्ट्रक्चर से बताया। आपके अभी इस लेवल पर केवल इतना आपको जान लेना है कि ये क्या है। तो किसी भी ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता। और ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव क्या हो गया, जैसे हमने कह दिया फर्स्ट है, हमने आपसे कह दिया सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है एंड सो ऑन, यही ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं और इनसे पहले द का प्रयोग अवश्य किया जाता है। कुछ एग्जांपल लेते हैं। हमने कह दिया आपसे कि ही गॉट सेकंड पोजीशन, he got second position in the class, he got second position in the class। तो ये दोस्तों तब तक गलत माना जाएगा
जब तक सेकंड से पहले आप क्या नहीं लगाओगे, द नहीं लगाओगे दोस्तों। हम आपसे कह दें कि फर्स्ट यूरोपियन, ये क्वेश्चन आपका एक बार टेट में आ चुका है दोस्तों। फर्स्ट यूरोपियन हु केम इन इंडिया वाज वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। तो कौन था? तो फर्स्ट, ये देख रहे हैं, फर्स्ट यूरोपियन हु केम इन इंडिया वाज वास्को डी गामा। तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट से पहले जिसका प्रयोग किया जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? द। तो द फर्स्ट यूरोपियन। फर्स्ट आपका क्या है? एक ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव है, ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव है। और किसी भी ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव से पहले दोस्तों, ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग अवश्य किया जाता है। तो यही कह रहा है, कहीं पर भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसी चर्चा होगी दोस्तों तो उससे पहले द का प्रयोग अवश्य किया जाएगा। और इस प्रकार 6 महत्वपूर्ण रूल्स हम लोगों ने एडजेक्टिव और आर्टिकल से प्राप्त किए। अब जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं, हम उन पे चर्चा करते हुए आपसे आगे बढ़ेंगे दोस्तों। और इसी क्रम का आजकल के एग्जाम का एक और फेवरेट जो रूल है, जो क्रम है, वो ये बना हुआ है, जो थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, वो ये है कि यदि किसी सेंटेंस के किसी पार्ट में, सुनिएगा, यदि किसी वाक्य के किसी भाग में, यदि किसी वाक्य के किसी भाग में नाउन ऑफ नाउन की संरचना बने तो पहले वाले नाउन से पहले, तो पहले वाले नाउन से पहले, हमेशा पहले वाले नाउन से पहले, तो पहले वाले नाउन से पहले हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। एक महत्वपूर्ण रूल है दोस्तों। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यदि किसी सेंटेंस के किसी पार्ट में ये वाला आपकी संरचना बने, स्ट्रक्चर बने कि नाउन आ जाए दोस्तों, उसके बाद ऑफ आए और दोबारा पुनः एक नाउन आए, तो जो पहला वाला नाउन होता है दोस्तों, इससे पहले हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है? द का। और ऐसे सेंटेंस में जो क्रिया का निर्धारण होता है वो भी पहले वाले नाउन के अनुसार किया जाता है। यही डिसाइड करता है कि वर्ब सिंगुलर होगी कि प्लूरल होगी। दोस्तों ये रूल क्या कहता है, थोड़ा और व्यवहारिक तरीके से समझिए। हमने आपसे कह दिया कि पीपल ऑफ बिहार, अब आप बताएं इज होगा या आर होगा? वेरी हार्ड वर्किंग। दोस्तों रूल के अकॉर्डिंग चलिए, बिहार एक प्रदेश का नाम तो नाउन, उससे पहले ऑफ का कंस्ट्रक्शन, पीपल एक कलेक्टिव नाउन, तो नाउन ऑफ नाउन का कॉम्बिनेशन। दोस्तों दो चीजों पे फोकस करना, इसी कहते हैं स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी मतलब नाउन ऑफ नाउन दिखा, आपको केवल 2 पॉइंट पे फोकस होना है, बहुत अपना समय नहीं बर्बाद करना है। एक कि पहले वाले नाउन से पहले द का प्रयोग किया गया है कि नहीं, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि द का प्रयोग नहीं किया गया, तो आर्टिकल का एरर यह है कि पीपल से पहले द लगाओ। और वर्ब का निर्धारण आप कैसे करेंगे, तो अभी हमने बताया पहले वाले नाउन के अनुसार। और आपको दोस्तों नाउन में हम पढ़ाएंगे पीपल, जेंट्री, पिजेंट्री, वर्मिन, कैटल, पोल्ट्री, ये सब कुछ ऐसे शब्द होते हैं दोस्तों जो हमेशा
प्लूरल होते हैं, और चूंकि ये प्लूरल होते हैं इसलिए इनके साथ कभी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा, और इसलिए आपका क्या सही है, आर। द पीपल ऑफ बिहार आर वेरी हार्ड वर्किंग। तो ये दोस्तों पीपल से पहले आपने क्या लगा दिया, द का प्रयोग किया। हमने आपसे एक सेंटेंस दे दिया कि सी लाइक्स, उसे पसंद है क्या, टी ऑफ अमेरिका, अमेरिका की चाय पीना उसे पसंद है, टी ऑफ अमेरिका दोस्तों। अब आप देखिए अमेरिका देश का नाम नाउन हो गया, उससे पहले ऑफ कंस्ट्रक्शन, टी एक अनकाउंटेबल नाउन है लेकिन नाउन हो गया, नाउन ऑफ नाउन का स्ट्रक्चर बना लिया, तो एरर क्या है, द टी ऑफ अमेरिका दोस्तों। तो ये एक महत्वपूर्ण रूल है आर्टिकल का कि यदि किसी सेंटेंस के किसी पार्ट में आपको नाउन ऑफ नाउन की संरचना मिले तो पहले वाले नाउन से पहले द का प्रयोग और उसमें आने वाली क्रिया का निर्धारण पहले वाले नाउन के अनुसार किया जाता है। यदि वो सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, यदि पहला वाला नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल होगी दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट रूल पे दोस्तों। अगला रूल जो हमारा होगा आर्टिकल में, अगले रूल पे चलते हैं दोस्तों। तो अगला रूल कुछ इसी से मिलता जुलता ही है, नाउन ऑफ नाउन से मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा समझ लीजिए। वो रूल ये है कि जब किन्हीं दो प्रॉपर नाउन के बीच में तुलना किया जाएगा, बात को समझिएगा, जब किन्हीं दो प्रॉपर नाउन के बीच में तुलना की जाती है दोस्तों, तो रूल ये कहता है कि जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है दोस्तों, वो अपनी स्पेसिफिक क्वालिटी खो देता है और वो कॉमन नाउन बन जाता है। और जैसे ही दोस्तों कॉमन नाउन बनेगा उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया जाएगा। देखने वाली बात ये होगी कि ये तुलना तभी पॉसिबल है जब दोनों में एटलीस्ट 1 पॉइंट कॉमन होगा, कम से कम एक गुण, एक स्किल दोनों में क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, तभी पॉसिबल है। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण ये फंक्शन है आर्टिकल का, और इसमें एक फिगर ऑफ स्पीच भी बहुत महत्वपूर्ण, इसीलिए इस पर हम चर्चा कर रहे हैं आपसे। ये कहने का तात्पर्य दो प्रॉपर नाउन हो, हमने आपको दो प्रॉपर नाउन दे दिया, हमने कहा कालिदास और इज शेक्सपियर। शेक्सपियर एक नाम, इंग्लिश दुनिया का बहुत बड़ा नाम, और हिंदी का या संस्कृत का आप कह सकते हो कालिदास एक बड़ा नाम, और दोनों शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ये दोस्तों हमने एक सेंटेंस दिया, आप देख पा रहे हो कि कालिदास दोस्तों नाम है तो प्रॉपर नाउन, शेक्सपियर प्रथम दृष्टया नाम है तो प्रॉपर नाउन। रूल हमारा कहता है कि यदि दो प्रॉपर नाउन के बीच तुलना किया जाए तो जिससे तुलना किया जाता है वो कॉमन नाउन बन जाता है दोस्तों। तो चूंकि तुलना शेक्सपियर से किया जा रहा है तो शेक्सपियर प्रॉपर ना रह करके कॉमन हो गया, और कहा गया है कि कॉमन नाउन से पहले द का प्रयोग कर दिया जाता है। एक हमने स्पेसिफिक पॉइंट आपको बताया कि ये तभी तुलना पॉसिबल है जब दोनों में कम से कम एक गुण, एक टैलेंट, एक स्किल उभयनिष्ठ हो। और दोस्तों आप जानते हैं कि कालिदास एक नाटककार के रूप में अपने देश में जाने जाते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी, ऐसे बहुत सारे बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं इनकी। और शेक्सपियर दोस्तों ड्रामेटिस्ट के रूप में 37 प्ले लिखता है ये व्यक्ति, और ऑल ओवर द वर्ल्ड इसीलिए फेमस हुआ। तो दोस्तों दोनों की क्वालिटी जो कॉमन क्वालिटी हो गई दोस्तों, दोनों ड्रामेटिस्ट हैं, दोनों लोग नाटककार हैं, तो क्वालिटी कॉमन, प्रॉपर नाउन तुलना हो गया, और इसलिए इससे पहले द का प्रयोग किया गया दोस्तों। और एक जो जानने वाली चीज और है इसमें दोस्तों एक फिगर ऑफ स्पीच भी है, एक अलंकार है, और वो फिगर ऑफ स्पीच हम आगे चल के बताएंगे, लेकिन अभी आप जान लीजिए वो दोस्तों मेटाफर है। मेटाफर है, मेटाफर मतलब होता है दोस्तों रूपक अलंकार है। रूपक क्यों है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों आप देख पा रहे हो कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। हम कहें आपसे कि लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जीवन क्या है, स्वप्न के समान है। लाइक लग जाए तो सिमिली, और हमने कह दिया कि लाइफ इज अ ड्रीम।
अब हम दोस्तों अंतर को समझने का प्रयास करिए। लाइफ इज लाइक अ ड्रीम में जीवन स्वप्न के समान है और लाइफ इज ड्रीम में जीवन ही स्वप्न है। तो जब दोस्तों दोनों ऑब्जेक्ट्स में, दोनों वस्तुओं में तुलनात्मक ना तो शब्द का प्रयोग किया जाए, जबकि दोनों को एक ही मान लिया जाए, तो वो मेटाफर बन जाता है। हमने कहा द वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज और हमने कह दिया द वर्ल्ड इज स्टेज क्या है, संसार ही रंगमंच है, तो मेटाफर और संसार रंगमंच के समान है, तो क्या हो गया, सिमिली हो गया। तो दोस्तों कह रहा है कि कालिदास इज द शेक्सपियर, कालिदास शेक्सपियर हैं इंडिया के। अब कालिदास और शेक्सपियर में कोई अंतर नहीं रहा, दोनों वस्तुओं को एक मान लिया गया और इसीलिए दोस्तों इसमें क्या हो गया, मेटाफर हो गया। एक और एग्जांपल ले लीजिए, हमने आपसे कह दिया कि एक और एग्जांपल आप ले लीजिए। हमने आपसे कहा दोस्तों कि समुद्रगुप्त इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्त इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। आप देख रहे हैं कि समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से कर दी गई, ये कॉमन नाउन हो गया और इसीलिए दोस्तों इससे पहले क्या लगा दिया गया, द का प्रयोग कर दिया गया। तो जब किन्हीं दो प्रॉपर नाउन के बीच में तुलना की जाती है तो जिससे तुलना की जाती है वह कॉमन नाउन बन जाता है और उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग अवश्य किया जाता है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण रूल ये भी था। अब हम चलते हैं दोस्तों अगले रूल पे और इसमें एक अलंकार भी आपने सीखा कि ऐसे सेंटेंस के स्ट्रक्चर में चूंकि दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक मान लिया जाता है और इसलिए इसमें कहीं ना कहीं कौन सा नाउन होता है दोस्तों, कॉमन नाउन, और कौन सा अलंकार, तो वो आपका हो जाएगा मेटाफर होता है। अब हम आपको अगले रूल पे ले चल रहे हैं और अगला रूल एक महत्वपूर्ण रूल वो भी है और ये है दोस्तों नेक्स्ट रूल जो हमारा है आर्टिकल से, वो ये है कि दोस्तों किसी भी फेमस राइटर की फेमस रचना, किसी भी फेमस राइटर की फेमस वर्क्स, फेमस जो रचनाएं होती हैं वो 3 कैटेगरी में हम लोगों ने बांट दिया कि हो सकता है दोस्तों वो कोई रिलीजियस बुक हो, या हो सकता है उसे एपिक ग्रंथ के रूप में आप जानते हैं। तो कोई भी धार्मिक पुस्तक या ग्रंथ के नाम से पहले भी द का प्रयोग अवश्य किया जाता है और इसी क्रम में आप जानते हैं जैसे हमने कह दिया रामायण, महाभारत, रामचरितमानस, और आ जाओ आप बाइबल, कुरान, गीता। तो ये सारे दोस्तों जो पॉइंट्स हमने चर्चा किया ये आप देख रहे हैं कि ये सभी प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ हैं और इनसे पहले द का प्रयोग अवश्य किया जाएगा। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक पॉइंट जो आप जानेंगे दोस्तों वो ये है कुछ नएपन, ये तो ट्रेडिशनल चीज़ें हो गई, कुछ नए, जैसे मिल्टन ने दोस्तों पैराडाइज लॉस्ट लिखा, पैराडाइज लॉस्ट, और ये इंग्लिश दुनिया का एक बेहतरीन एपिक है, ग्रंथ है पैराडाइज लॉस्ट, ये मिल्टन ने लिखा, पैराडाइज लॉस्ट हो गया। मिल्टन की एक रचना है सैमसन एगोनिस्टीज हो गई,
या दोस्तों शेक्सपियर ने लिख दिया, हैमलेट लिखा, मैकबेथ लिख दिया, जूलियस सीजर लिखा, इंटर में आपके चली रही है मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो ये भी दोस्तों किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की प्रसिद्ध रचनाएं हैं और इनसे पहले भी क्या हो जाएगा, द का प्रयोग अवश्य किया जाएगा दोस्तों। अब इसमें नोटिस करने वाला जो पॉइंट है, नोटिस करने वाला पॉइंट जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, इसमें जो एक पॉइंट आपको नोटिस करना है, नोट डाल करके आप जानते रहें उसको, ये है दोस्तों कि यदि इन रचनाओं के साथ, यदि इन रचनाओं के साथ इनके रचनाकार, यदि इन रचनाओं के साथ, ऊपर लिख देते हैं, अपवाद है, यदि इन रचनाओं के साथ इनके रचनाकार का नाम भी दिया गया हो तो इनसे पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है दोस्तों। कहने का मतलब ये हो गया कि रूल को समझिए थोड़ा सा, इसके अपवाद को भी जानते रहिए। जितना भी वेरिएशंस एक रूल में संभव है उन सारे फैक्ट्स पे हम आपसे चर्चा करते रहेंगे दोस्तों। तो हमने कहा कि यदि इन रचना के साथ इनके रचनाकार का भी नाम दिया गया हो, इन रचनाओं के साथ इनके रचनाकार का भी नाम दिया गया हो, तो इनसे पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे हम आपसे कहें कि पैराडाइज लॉस्ट इज अ फेमस बुक इन इंग्लिश लिटरेचर। फेमस बुक इन इंग्लिश लिटरेचर दोस्तों, तो ये तब तक गलत माना जाएगा जब तक आप पैराडाइज लॉस्ट से पहले क्या नहीं लगाएंगे, द नहीं लगाएंगे। लेकिन इसी सेंटेंस को ऐसे लिख दिया जाए कि मिल्टन्स द पैराडाइज लॉस्ट इज अ फेमस बुक इन इंग्लिश लिटरेचर। तो ये दोस्तों अब ये क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। हम आपसे कह दें कि रामचरितमानस is a famous religious book, तो बिल्कुल सही है, नहीं। क्या होना चाहिए, द रामचरितमानस इज अ फेमस रिलीजियस बुक। लेकिन इसी चीज को हम कह दें कि तुलसीदास द रामचरितमानस
द राम चरितमानस इज अ फेमस रिलीजियस बुक तो अब ये गलत हो जाएगा दोस्तों, और क्या हो जाएगा, जो दा का प्रयोग किया गया ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो तुलसीदास की जब बात होगी तो रामचरितमानस से पहले दा का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन जब रामचरितमानस आपका आएगा तो उससे पहले दा का प्रयोग अवश्य किया जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण रूल है, इस पर आपके एग्जाम में आप प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। इसको आपको दिमाग में रखना है कि जब महत्वपूर्ण ग्रंथ की चर्चा होगी तो उससे पहले आएगा, लेकिन जैसे ही उनके सम्मुख उनके रचनाकार, उनके आथर्स, उनके राइटर का नाम भी मेंशन कर दिया जाएगा तो उनसे पहले दा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये एक विशेष पॉइंट है, इसको आपको अपने दिमाग में रखना है दोस्तों। और इसी क्रम का अगला रूल वो ये है दोस्तों, एक साथ कई पॉइंट को हम लोग लेके चलेंगे साथ में। वो ये कहता है दोस्तों कि किसी भी बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स, नेम ऑफ रिवर्स, नदियों के नाम से पहले, नाम से पहले। दूसरा आ गया बिफोर द नेम ऑफ सीज, समुद्र के नाम से पहले, समुद्र के नाम से पहले। बिफोर द नेम ऑफ कैनल्स, कैनल्स, बिफोर द नेम ऑफ डेजर्ट्स, कैनल्स तालाब, डिजर्ट्स मरुस्थल, आइलैंड्स द्वीप समूह, नेम ऑफ माउंटेन्स पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम, ओशंस सागर के नाम, बे खाड़ी के नाम। से पहले दोस्तों डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग अवश्य किया जाता है। अब जैसे हमने आपसे कह दिया दोस्तों कि आप देखें, जैसे हमने कहा कि गंगा इज अ होली रिवर, गंगा इज अ होली रिवर। तो दोस्तों ये गंगा नेम है रिवर्स का, तो क्या हो जाएगा, द गंगा इज अ होली रिवर्स। हम आपसे कहें कि सहारा डेजर्ट इज द लॉन्गेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। तो ये दोस्तों तब तक गलत हो जाएगा जब तक आप सहारा से पहले दा नहीं लगाएंगे। हमने आपसे कह दिया आइलैंड्स, जैसे हमने कह दिया कि द वेस्ट इंडीज, ये बिल्कुल सही है। फिलीपींस, तो ये भी द ही होगा दोस्तों, द वेस्ट इंडीज, द फिलीपींस, द अंडमान निकोबार, द अंडमान निकोबार,
द अंडमान निकोबार, द फिलीपींस, द वेस्ट इंडीज। तो ये आप देख रहे हैं दोस्तों कि इनसे पहले द का प्रयोग अवश्य किया गया। फिर आपकी बात है माउंटेन्स की दोस्तों। द बे ऑफ बंगाल आप कहते हो, बंगाल की खाड़ी, द बे ऑफ बंगाल। तो दोस्तों द का आपने प्रयोग किया। हमने आपसे कह दिया कि माउंटेन पे जैसे हमने कह दिया आपसे कि द हिमालय, द हिमालय इज द ओल्डेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो ठीक है, हिमालय से पहले आपने क्या किया, द का प्रयोग किया। लेकिन दोस्तों जो आपको यहाँ पर एक पॉइंट अपने दिमाग में रखना है नोट, वो ये है कि यदि पीक ऑफ माउंटेन की बात की जाएगी, पीक ऑफ माउंटेन की बात की जाएगी, तो उससे पहले दोस्तों द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। पीक ऑफ माउंटेन, जैसे हम आपसे कहें कि द माउंट एवरेस्ट, द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि माउंट एवरेस्ट पीक है और इससे पहले द का लगाना गलत हो गया दोस्तों। तो जब पीक की बात होगी तो भी द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और इसी प्रकार जैसे K2 हो गया दोस्तों, तो इसके पहले भी द का प्रयोग नहीं होगा। इसी प्रकार धौलागिरी हो गया आपका, इससे पहले भी आपका द का प्रयोग नहीं होगा। तो ये चीज आप देख रहे हैं कि जब पीक की बात होगी, पीक ऑफ माउंटेन की चर्चा होगी, तो उससे पहले द का प्रयोग नहीं किया जाएगा दोस्तों। ये विशेष पॉइंट रहा और इस पर आपको चर्चा पर चर्चा करना है कि जब पीक ऑफ माउंटेन की बात होगी तो उससे पहले द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब हमारी ऑफलाइन क्लास है 11 बजे से, तो हमें क्लास लेने जाना है और क्लास लेने के बाद हम अपने अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।